आज की इस मूवी में हम देखेंगे कि पिछले 8 सालों से इस कुंग-फू मास्टर ने अपने पैरों में 25-25 किलो के जूते पहन रखे हैं। इन्हें पहनकर ही वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। तो जरा सोचो कि जब वो इन्हें उतारेगा तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस मूवी में। इस मूवी का नाम है द आयरन प्रोटेक्टर। कहानी की शुरुआत में हम एक कुंग-फू मास्टर को देखते हैं जिसका नाम वोलिन है। वो चीन की एक काफी पुरानी जनजाति से था, जिनके पास लोहे जैसे ताकतवर पैरों की शक्ति थी और वो जिंदगी में पहली बार बड़े शहर में आया था। अचानक से कुछ गुंडे भागते हुए वहां से गुजरे और एक आइसक्रीम खाती हुई बच्ची से जाकर टकरा गए। उसकी मदद करने के लिए बोलिन भी उन गुंडों के पीछे भागा। असल में वो गुंडे एक आदमी को मारने के इरादे से आए थे, लेकिन बच्ची की आइसक्रीम के पैसे वापस लेने के लिए वोलिन ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही उन गुंडों ने उस पर हमला किया तो वोलिन भी पीछे नहीं हटा। उसने अकेले ही उन सब गुंडों का सामना किया और एक माहिर कुंफू योद्धा होने के नाते एक एक को धूल चटा दी। आखिर वो जीत गया और उसकी वजह से जायसेन नाम के एक अमीर आदमी की भी जान बच गई। उस आदमी ने वोलिन को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन वोलिन ने इससे इनकार कर दिया। फिर वो वापस उस बच्चे के पास गया और उसे नई आइसक्रीम दिलाई। तभी अचानक चारों ओर से कई गाड़ियों ने उसे घेर लिया। फिर उनका लीडर जियांगली बाहर निकला और उसने वोलिन को गले लगा लिया। वो भी एक कुंफू योद्धा था जो अब बॉडीगार्ड्स की कंपनी चलाता है। वुलिन और जियांगली बचपन में एक ही गुरु से कुंफू सीखा करते थे और दोनों एक साथ बड़े हुए। और फिर जियांगली शहर में आकर रहने लगा तो वो अमीर होने के कारण अपने गुरु की सिखाई बातें भूल चुका था। फिर पता चलता है कि जियांगली ने खुद से ही गांव नहीं छोड़ा, बल्कि एक दिन उससे ट्रेनिंग में कोई गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उसके गुरु ने उसे निकाल दिया था। अब वोलिन ने उसे गुरु की अस्थियां दिखाकर कहा कि गुरु की मौत हो गई है। यह सुनकर जियांगली फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन वो दोनों जियांगली की कंपनी में गए और जांच के वक्त वुलिन को अपने जूते उतारने के लिए कहा गया, क्योंकि वो लोहे के बने हुए थे। लेकिन जियांगली इन जूतों की कहानी जानता था, इसलिए उसने वुलिन को अंदर आने दिया। बाहर जायसेन जियांगली के पास अपनी बेटी के लिए एक बॉडीगार्ड लेने आया था। जियांगली ने उसे अपने आदमियों की ताकत का नमूना दिखाया, लेकिन जायसेन को तो वोलिन में ही इंटरेस्ट था। आखिरकार वोलिन मान गया, क्योंकि उसके गुरु ने सिखाया था कि कमजोर की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। अगली सुबह वुलिन की मुलाकात जायसेन की बिगड़ी हुई बेटी फेफे से हुई। फेफे को लगा कि वो एक चोर है, इसलिए उसने डर के मारे अपना टॉवल ही गिरा दिया। जब उसे पता चला कि वोलिन उसका बॉडीगार्ड है तो फेफे ने उसे पैसे देकर उससे छुटकारा पाने की सोची, लेकिन वोलिन अपने उसूलों का एकदम पक्का था। फेफे ने उसे नकली बंदूक से भी डराया, लेकिन वोलिन पर कहाँ असर होने वाला था। फिर वो दोनों मॉल गए, जहाँ वोलिन हर जगह फेफे के पीछे चलता रहा। फिर फेफे ने देखा कि कुछ बदमाश एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, तो फिर फेफे ने सीधा जाकर उनके लीडर को थप्पड़ मार दिया। फिर उस चालाक लड़की ने झूठ बोलकर कहा कि मैं बिना वजह आपको थप्पड़ क्यों मारूंगी, वो जो एक लड़का दिख रहा है उसने ही मुझे यहाँ भेजा था। अब वो बदमाश लड़के मिलकर वोलिन को पीटने ही वाले थे कि वोलिन ने कह दिया कि मैं तो इस लड़की को जानता ही नहीं कि ये कौन है। वो गुंडे एक बार फिर से फेफे के पीछे पड़ गए। वोलिन भी मुस्कुराकर उनकी चूहे बिल्ली की दौड़ देख रहा था। थोड़ी देर मजे लेने के बाद उसने फेफे की मदद की और उन गुंडों को भगा दिया। रात को उसने सपने में देखा कि उसके पिता ने उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। असल में यह उसके साथ सच में हुआ था। जब वो केवल 7 साल का था, उसके खुद के पिता ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया वोलिन को नहीं पता, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि सफलता के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है। फिर हम मिस्टर फू नाम के गैंगस्टर को देखते हैं, जो जायसेन का बॉस हुआ करता था, लेकिन अब वो जायसेन को मारना चाहता है क्योंकि उसके पास फू की सारी काली करतूतों के सबूत थे। तभी एक ज्योतिष ने बताया कि फू की मौत जल्दी ही होने वाली है। ये सुनते ही फू ने गुस्से में उस ज्योतिष को तुरंत गोली मार दी और कहा कि अगर ये पहले ही अपना भविष्य देख लेता तो ऐसी बकवास कभी ना करता। फिर अगले दिन वोलिन और फेफे रेस्टोरेंट में गए। फेफे खाना खा रही थी और वोलिन उसके पास खड़ा सब पर नजर रख रहा था। अचानक उसने एक वेट्रेस को पकड़ लिया, क्योंकि वोलिन के मुताबिक वो फेफे को मारने वाली थी। फेफे गुस्सा होकर बाथरूम चली गई, लेकिन वोलिन उसे जबरदस्ती बाहर ले आया। फिर घर लौटते हुए दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। तभी कुछ आदमियों को लगा कि वोलिन उस लड़की को बिना बात के परेशान कर रहा है, तो वो फेफे को बचाने आ पहुंचे। मौके का फायदा उठाकर फेफे भाग निकली, लेकिन उसे उस वेट्रेस ने किडनैप कर लिया। वोलिन का शक एकदम सही था। उसने तुरंत गाड़ी का पीछा किया और एक ब्रिज से कूदकर गाड़ी के ऊपर पहुंच गया, लेकिन वो वहां बैलेंस नहीं बना पाया और नीचे गिर पड़ा। और अगली बार तो वो सामने से ही गाड़ी पर आ गया। उसने उन नकाबपोश गुंडों का बहादुरी से सामना किया और फेफे को बचाकर सही सलामत घर पर ले आया।
घर पहुंचकर फेफे ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो वेट्रेस मुझे किडनैप करने आई थी? वोलिन ने बताया कि एक इंसान मुंह से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी चाल ढाल देखकर ये बताया जा सकता है कि उसके असली इरादे क्या है। फिर फेफे ने बताया कि बचपन से ही उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रहे हैं। उसे कभी भी अपनी मन की चीज़ें करने की आज़ादी नहीं मिली, तभी उसे बॉडीगार्ड से नफरत हो गई। लेकिन वोलिन उसे बाकियों से अलग लगता है। फिर रात को सोने से पहले फेफे ने अपने परिवार की तस्वीर देखी और अपनी माँ को याद करके रोने लगी। उधर गैंगस्टर फू ने अपने एक आदमी को जियांगली के पास भेजा। वो जियांगली की मदद से जायसेन का काम तमाम करना चाहता था। हालांकि जियांगली को ये कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो मान गया। असल में जब जियांगली पहली बार इस शहर में आया था तो मिस्टर फू ने ही उसे खाना खिलाया और उसका बिजनेस खोलने में उसकी मदद भी की, तो वो अपने आप को फू के एहसानों तले दबा हुआ महसूस करता था। इसके बाद अगले दिन जियांगली वोलिन से मिला और अपनी पहुंच के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसने कहा कि उसकी इस शहर के नामचीन लोगों से पहचान है और वो जो चाहे वो करवा सकता है। फिर उसने वोलिन से कहा कि उसे जायसेन की बेटी फेफे की रक्षा करना बंद करना होगा, लेकिन वोलिन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। जिंदगी में पहली बार ये दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने थे। जियांगली ने कहा कि अब वे वोलिन से गुस्सा है क्योंकि गुरु ने जियांगली को नहीं बल्कि वोलिन को वो खास जूते दिए। गुरु को हमेशा लगता था कि वोलिन ही सच्चा कुंफू योद्धा है, लेकिन अब जियांगली बराबरी का मुकाबला करना चाहता था। आखिर फैसला हो ही जाए कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है। तभी उन दोनों में ज़बरदस्त मुक्केबाजी शुरू हो गई, लेकिन कोई किसी पर भारी नहीं पड़ा क्योंकि वो दोनों ही बराबरी के खिलाड़ी थे। लेकिन जियांगली हमेशा से एक खास टेक्निक में माहिर था। उसके एक ही मुक्के से वोलिन सीधा दीवार से जा टकराया और नीचे गिर पड़ा। आखिरकार जियांगली ने कहा कि अब वो दोनों भाई नहीं हैं और वहाँ से चला गया। वोलिन जानता था कि फेफे की जान को खतरा है, इसलिए वो उसे खुफिया घर में ले गया। उन दोनों ने कई दिन एक साथ कुंफू की प्रैक्टिस की और वोलिन ने बताया कि उसका एक जूता 25 किलो का है। उसने पिछले 8 सालों से ये जूते पहने हैं ताकि वो महाशक्तिशाली बन सके। जिस दिन उसने वो जूते उतार दिए उस दिन कोई भी उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन जियांगली के आदमियों को वोलिन और फेफे के ठिकाने का पता चल गया, लेकिन जियांगली जानता था कि उसके आदमी वोलिन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे, इसलिए उसने अपने गुंडों को काफ़ी भारी हथकड़ियाँ दी जिससे वो वोलिन पर काबू पा सके। फिर उन्होंने रात को चुपके से वोलिन पर हमला कर दिया। वोलिन और फेफे भागकर जंगल में चले गए और वोलिन वहाँ भी गुंडों का सामना करता रहा। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर दो गुंडे फेफे को उठाकर ले गए। वोलिन ने भी गुंडों का पीछा किया, लेकिन उसने गलती से हथकड़ियों पर पैर रख दिया। अब उसके जूतों के साथ साथ उसके पैरों में जंजीरें भी थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उन गुंडों को अपनी नानी याद दिला दी। लेकिन आखिर में उन्होंने वोलिन के दोनों पैर बांध दिए और एक आदमी उसे खींचकर एक खेत में ले गया। जियांगली की आंखों के सामने उसका भाई आखिरी सांसें ले रहा था। उसने अपने दुख को गुस्से में दबा दिया। उसने आगे बढ़कर वोलिन की छाती में एक जोरदार मुक्का मारा और फिर उसके आदमियों ने उसे दफन कर दिया और वो वापस लौट आए। लगातार बारिश की वजह से चारों ओर कीचड़ हो गया था। अचानक वोलिन रेंगता हुआ बाहर निकला। असल में उसका दिल दाई तरफ था, इसीलिए जियांगली के मुक्के से वो मरा नहीं था। अब वोलिन वापस घर पहुंचा और 8 साल में पहली बार उसने वो लोहे के जूते उतारे। अब वो एक बेहतरीन योद्धा बन चुका था। फिर उसने अपना हुलिया बदल लिया और सूट पहनकर जियांगली के ऑफिस में पहुंच गया। उसके सैकड़ों आदमी वोलिन पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके शरीर पर 50 किलो वजन कम होने के बाद वोलिन की फुर्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ अपने पैरों के इस्तेमाल से कई गुंडों को धूल चटा दी। अंत में जीत उसी की हुई। अब वो एक कमरे में पहुंचा जहां मिस्टर फू, जियांगली, फेफे और जायसेन मौजूद थे। फू ने उससे पूछा, अरे छोटे, मरने से डर नहीं लगता तुझे? इस पर वोलिन ने जवाब दिया कि सफलता के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। ये सुनते ही फू के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने अपने बेटे को मारने से पहले यही बात कही थी। कई साल पहले फू और जायसेन एक साथ काम किया करते थे, लेकिन एक बार फू ने धोखे से जायसेन को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक जायसेन फू से बदला लेने की फिराक में था। फू अपने बेटे वोलिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि वोलिन ने एक जंगली जानवर को सिर्फ अपनी आंखों से घूरकर भगा दिया। फिर फू को एक ज्योतिष ने बताया कि उसका बेटा ही एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगा और इसी वजह से उसने अपने ही खुद के बेटे को मारने की कोशिश की थी।
हालांकि वो तो सिर्फ अभी एक बच्चा था, लेकिन आज वोलिन को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर वो हंसने लगा क्योंकि ज्योतिष की बात सच निकली। फिर उसने वोलिन पर गोली चला दी, लेकिन जियांगली बीच में आ गया। वो फू के हाथों की कठपुतली बनकर थक चुका था। फिर उसने कहा कि वो अकेला वोलिन का सामना करके उसकी नई शक्ति को परखना चाहता है। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस बार जियांगली भी अपने अनोखे दस्ताने पहनकर आया था। धीरे धीरे वोलिन की भी शक्ति दिखने लगी। जैसे ही जियांगली हारने वाला था कि फू ने उसको गोली मार दी। अपनी आखिरी सांस लेते हुए जियांगली ने वोलिन से कहा कि उसे जिंदा रहकर अपने गुरु की जगह लेनी होगी, ताकि आयरन शू कुंफू कला यूं ही विलुप्त ना हो जाए। अब बस वोलिन और फू ही बचे थे। अपनी मौत को सामने देखकर फू ने वोलिन से समझौता करने की भी कोशिश की, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। वोलिन उसका काम तमाम करने ही वाला था कि अचानक वो रुक गया। उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि निहत्थे पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। वो फू जैसा नीचे नहीं गिर सकता था, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़कर वहां से लौट आया और आखिरकार उसने इन पहाड़ियों से जियांगली की अस्थियों को हवा में उड़ा दिया और एक आखिरी बार अपने भाई अपने दोस्त को अलविदा कहा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।